हेलो स्टूडेंट्स। आइए हम बात करते हैं। अब आगे चैप्टर 3 पढ़ रहे थे अपन हिस्ट्री का, उसका पार्ट 3 एडमिनिस्ट्रेशन ड्यूरिंग द चोला रूलर्स। चोला शासनकाल के दौरान प्रशासनिक व्यवस्थाएं। द एडमिनिस्ट्रेशन सिस्टम वाज वेल ऑर्गेनाइज्ड। प्रशासनिक व्यवस्थाएं सुव्यवस्थित थी। किसके दौरान? चोला शासक काल के दौरान। द किंग वाज द हेड ऑफ द सेंट्रल गवर्नमेंट्स। राजा जो हुआ करता था वह केंद्रीय सरकार का मुखिया होता था। बट ही एक्टेड ऑन द एडवाइस ऑफ हिज काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स। लेकिन वह मंत्रियों की सलाह पर कार्य करता था। ही लुक्ड आफ्टर द वेलफेयर ऑफ द पीपल। और किसके हितों में? लोगों के हित में वह कार्य करता था। कौन? राजा की बात कर रहे हैं अपन यहाँ पर। द गवर्नमेंट बिजनेस वाज कैरिड बाई ऑन द असेंबलीज इलेक्टेड बाय द पीपल। और जो सरकारी निर्णय जो लिए जाते थे वह किसके द्वारा लिए जाते थे? जो लोगों के द्वारा जो मंत्री चुने जाते थे, सरकार को जो बनाया जाता था, उनके द्वारा वह निर्णय लिए जाते थे। देयर वर 3 टाइप्स ऑफ असेंबली। और यह 3 प्रकार की सरकार हुआ करती थी। यूआर, दूसरी सभा, तीसरी नगरम। द यूआर वाज द असेंबली ऑफ द कॉमन विलेजर्स। वो आम लोगों के लिए सभा जो होती थी उसे यूआर के नाम से जाना जाता था। दिस सभा वाज द असेंबली ऑफ द लर्न ब्राह्मण्स एंड द नगरम वाज द असेंबली ऑफ मर्चेंट्स, ट्रेड्स एंड आर्टिशियंस। सभा जो होती थी वह ब्राह्मणों के लिए हुआ करती थी। नगरम जो अपन ने पढ़ा अभी तीसरे प्रकार की, वाज द असेंबली ऑफ मर्चेंट्स, वह व्यापारियों के लिए, कलाकारों के लिए और जितने भी अदर बिजनेस करने वाले व्यक्ति थे, व्यापार करने वाले व्यक्ति थे, उनके लिए नगरम हुआ करता था। दिस असेंबली कलेक्टेड टैक्स। यह लोगों के कर इकट्ठा करती थी। सेटल्ड डिस्प्यूट, उनके समस्याओं के बारे में देखती थी। लुक्ड आफ्टर द टेम्पल्स, मंदिरों का रख रखाव करती थी। एंड इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटी, और कई सारी ऐसी सुविधाएं वह उपलब्ध करवाती थी, जैसे सच एज इरिगेशन वर्क्स, सैनिटाइजेशन एंड क्लीननेस। सफाई, सिंचाई और काम, मजदूरी का जो काम वगैरह देना है, वो सारा काम इन्हीं सभाओं के हित में अंतर्गत आता था। द एंटायर एम्पायर वॉज डिवाइडेड इंटू 6 प्रोविजन्स कॉल्ड मंडलम्स। यह शासन, जो शासक है, एम्पायर यानी साम्राज्य जो होता है, वह 6 भागों में बटा हुआ था, जिसे मंडलम के नाम से जानते हैं। ईच मंडलम वाज पुट अंडर द चार्ज ऑफ गवर्नर। प्रत्येक मंडलम का एक जो चार्ज, कार्यभार जो सौंपा जाता है, वह वहाँ के राज्यपाल को सौंपा जाता था। ईच मंडलम वाज डिवाइडेड इनटू अ नंबर ऑफ डिस्ट्रिक्ट कॉल्ड वेनेडुलस। प्रत्येक मंडलम एक संख्या में बटे हुए थे, जिसे वेनेडुलस के नाम से अपन जानते हैं। ईच मंडलम वाज डिवाइडेड नंबर, मतलब इन मंडलम में गांव की कई सारी संख्याएं होती थी। ईच वेनेडुडा कंटेन नंबर ऑफ विलेज। कई सारी संख्या होती थी गांव के अंदर, जैसे पंचायत के अंदर 4-5 गांव आते हैं, ठीक इसी प्रकार से। दी विलेज वाज गवर्न बाय अ सभा। यहाँ की सभा को एक गवर्न, मतलब कुछ शक्तियाँ प्रदान होती थी जो सरकारों द्वारा दी जाती थी। दिस विलेज काउंसिल इज ग्रेट पावर इन द फील्ड ऑफ जस्टिस। ये न्याय के लिए भी इन्हें कुछ शक्तियाँ प्रदान दी गई थी, जिससे वो वहाँ का निर्णय ले सके, लोगों की समस्याओं का समाधान कर सके। द चोला हैड अ पावरफुल आर्मी ऑफ फुट सोल्जर्स, आर्चर्स, हॉर्समैन, एलिफेंट्स, क्रॉप्स एंड नेवल फील्ड। चौरस साम्राज्य में कई सारी पावरफुल शक्तिशाली सेनाएं थी। पैदल चलने वाली सैनिक थे, धनुधारी सैनिक थे, घोड़सवारी वाले थे, एलिफेंट यानी हाथी पर सवार होने वाले, और क्रेप्स एंड नेवल फ्लीट्स। और नौसेना भी उनके पास काफ़ी मजबूत थी। नेवल यानी पैदल भी कह सकते हैं अपन फ्लीट से। नेवी वाज द मोस्ट पावरफुल विंग ऑफ द आर्मी। सबसे शक्तिशाली सेना जो थी वह उनकी नौसेना थी। विच वाज यूज्ड फॉर कीपिंग कंट्रोल ओवर द आइलैंड। जो द्वीपों के वहाँ पर सुरक्षाएं प्रदान करती थी। फॉर द मेंटेनिंग कॉमर्शियल रिलेशन विथ ओवरसीज लैंड्स। जो वहाँ से व्यापार की दृष्टि से जो आते थे समुद्री रास्ते से, उनका रख रखाव का कार्य नौसेना का होता था। सोशल लाइफ यानी सामाजिक जीवन। द ब्राह्मण्स एंड द मर्चेंट इंजॉय हाई स्टेटस इन द सोसाइटी। ब्राह्मण्स और व्यापारी जो थे वह समाज में एक ऊंची कुलीन के व्यक्ति थे, ऊंचा स्टेटस जी रहे थे। दे लेड प्रोस्परस लाइफ। उनका जो जीवन जो था वह समृद्ध था, विकासशील था, सारी सुविधाएं उनको उपलब्ध थी। द लेबर्स एंड द पीजेंट्स वेरी वर पुअर्स। वहाँ के मजदूर और किसान बहुत गरीब थे। शूद्र वर ट्रीटेड एज अनटचेबल्स। शूद्र को अछूत माना जाता था। वुमेन इंजॉयड ग्रेट एस्पेक्ट्स अ लॉट ऑफ फ्रीडम। वहाँ की महिलाओं को, किसके काल के दौरान की बात कर रहे हैं अपन? चोला के काल के दौरान, चोला रूलर्स के काल के दौरान जो महिलाएं थी उनको काफ़ी आज़ादी, फ्रीडम्स वहाँ पर उपलब्ध थी। वे कहीं पर भी आ जा सकती थी। देयर वेर आल्सो गिवन एजुकेशन। और उन्हें शिक्षा के क्षेत्र में भी अवसर प्राप्त होते थे, वह शिक्षा भी प्राप्त कर सकती थी। अगला टॉपिक है हमारा रिलीजन यानी धर्म के बारे में। मोस्ट पीपल फॉलोड हिंदुज़म एंड वर्शिप हिंदू गॉड्स। वहाँ के अधिकतर जो व्यक्ति थे हिंदू धर्म का पालन करते थे और हिंदू भगवानों की पूजा करते थे। बट अदर रिलीजन्स लाइक बुद्धिज्म,
एंड जैनिज्म आल्सो एक्साइटेड। लेकिन वहाँ पर बुद्ध धर्म के और जैन धर्म के लोग भी वहाँ पर निवास करते थे और यह धर्म को पसंद करते थे। अ नंबर ऑफ रिलीजियस मूवमेंट्स स्टार्टेड ड्यूरिंग दिस पीरियड। इस काल के दौरान कई सारे धार्मिक आंदोलन भी वहाँ पर हुए। द अलवर एंड नयनार संत पॉपुलराइज्ड दिस ओन सेक्ट्स। इस समय वहाँ पर अलवर और नयनार प्रमुख संत वहाँ पर प्रसिद्ध थे। द अलवर पॉपुलराइज्ड, वहाँ पर अलवर और नयनार ने अब जो संत थे उन्होंने अपने धर्म को सांप्रदायिक बनाया, मतलब फेमस किया, सांप्रदायिक किया। डिवोशनल सॉन्ग्स ऑफ वेनिज्म वाइल नारायण्स हेमंत इन फ्रेज ऑफ शिवा। अलवर्स ने भक्ति संगीत और नयनार ने भी भक्ति संगीत गाए, लेकिन एक तो वैष्णव थे, विष्णु भगवान को मानने वाले, और एक शिव भगवान को मानने वाले शिव भक्ति गीत गाए उन्होंने, दोनों ने अलग अलग प्रकार के। द लिंगायत वाज द मोस्ट पॉपुलर ऑफ द रिलीजियस एक्ट्स। द लिंगायत वाज द मोस्ट पॉपुलर ऑफ द रिलीजियस एक्ट्स। वहाँ के अगर सांप्रदायिक में अगर देखा जाए तो सबसे प्रमुख थे वो थे व्यक्ति जो थे वो थे लिंगायत। द ग्रेट रिलीजियस टीचर्स। सबसे प्रसिद्ध धार्मिक शिक्षक शंकराचार्य एंड रामानुज बिलोंग टू दिस पीरियड। इस काल के चोल शासक काल की बात कर रहे हैं अपन। चोल काल के सबसे प्रमुख जो धार्मिक शिक्षक थे वो थे शंकराचार्य और रामानुज। नागापट्टम एंड कांची वेर द फेमस सेंटर ऑफ द बुद्धिस्ट लर्निंग। और बुद्ध शिक्षा के सबसे प्रमुख केंद्र, फेमस प्रसिद्ध केंद्र जो थे वो थे नागापट्टम और कांची। बोथ बुद्धिज्म एंड जैनिज्म हैड बिकम पॉपुलर बिकॉज ऑफ रॉयल पैट्रोनेज। बौद्ध और जैन धर्म शाही संरक्षण के कारण, मतलब राजाओं महाराजाओं ने इनको शरण में रखा हुआ था, इसके कारण से बहुत प्रसिद्ध हुए, पॉपुलर, फेमस हुए। सम रूलर्स आल्सो पैट्रोनाइज्ड इस्लाम एंड क्रिश्चियंस। कई सारे ऐसे शासक थे जिन्होंने इस्लाम और क्रिश्चियन ईसाई धर्म को बढ़ावा दिए या संरक्षण किया। वेरियस मुस्लिम एंड क्रिश्चियंस कम्युनिटीज सेटल्ड इन वेरियस पार्ट्स ऑफ इंडिया। भारत के कई सारे क्षेत्रों में मुस्लिम समुदाय और क्रिश्चियन यानी ईसाई समुदाय के लोग वहाँ पर रहने लग गए। इट शो दैट द चोला रूलर वेयर क्वाइट लिबरल इन द रिलीजियस मैटर्स। इससे यह पता चलता है कि चोल शासक जो है वह काफ़ी उदारवादी था, किसके मामले में, धर्म के मामले में। अब बात करते हैं हम एजुकेशन एंड लर्निंग, शिक्षा के बारे में बात करते हैं। तो द चोला रूलर्स इनकरेज्ड द स्टडी ऑफ ग्रामर। जो चोला का जो शासक था उसने किसको, व्याकरण के क्षेत्र में कई सारा बढ़ावा दिया। एस्ट्रोनॉमी, फिलोसोफर, आर्ट्स एंड वेरियस साइंस। कई सारे यहाँ पर दार्शनिक, जानकार हुए और कलाकार हुए, ये और विज्ञान के क्षेत्र में भी यह कई सारे यहाँ पर व्यक्ति मिले शिक्षा से जुड़े हुए। द एजुकेशन वॉज इम्पार्टेड इन द टेम्पल्स। शिक्षा के क्षेत्र में यहाँ पर मंदिरों को बनवाया गया। द टेम्पल्स वर आल्सो सेंटर ऑफ कल्चर एक्टिविटीज़ लाइक म्यूजिक, डांस, ड्रामा एंड फेस्टिवल्स। यहाँ पर कई सारे ऐसे सांस्कृतिक कार्यक्रम, एक्टिविटी, गतिविधियाँ जैसे संगीत, डांस यानी होता है नाचना, ड्रामा और फेस्टिवल, त्यौहार वगैरह वह मंदिरों पर यहाँ पर मनाए जाते थे। संस्कृत एंड तमिल बिकम द मेन लैंग्वेज। यहाँ की प्रमुख भाषाएं जो थी वह थी। A lot of literature was created in the Tamil Nadu, Telugu and कन्नड़ लैंग्वेज। कई सारे साहित्य जो है तमिल, तेलुगु और कन्नड़ भाषा में परिवर्तित किए गए या बनाए गए। Many literature आर रिलीजियस वर्क्स वर ट्रांसलेट फ्रॉम संस्कृत इनटू दिस लैंग्वेज। कई सारे ऐसे साहित्य थे जो बाद में संस्कृत लैंग्वेज में बदले गए। द चोला रूल्ड फॉर मोर देन 4-5 सेंचुरी, 8th to 12th century AD over the areas which are now included in the modern तमिलनाडु। चोला शासक ने लगभग 4 से 5 या उससे ज़्यादा शताब्दी तक साम्राज्य किया, नाउ इंक्लूडेड इन द मॉडर्न तमिलनाडु, जो अभी वर्तमान के आधुनिक में तमिलनाडु के क्षेत्र में सम्मिलित हैं। या वर्तमान जो हमारा तमिलनाडु राज्य है उसमें शामिल है चोला शासक के जो उस समय जो राज्य हुआ करते थे। दे पेड ग्रेट अटेंशन टू द प्रमोशन ऑफ एग्रीकल्चर। उन्होंने विशेष करके सबसे ज़्यादा जो ध्यान दिया वो किस पर दिया है, कृषि के क्षेत्र पर, कृषि को बढ़ावा दिया। ऑलमोस्ट ऑल रिवर, लगभग सभी नदियों पर, स्पेशली रिवर कावेरी, और प्रमुख इनमें से कौन सी नदी थी वह है कावेरी नदी पर। वेर यूज्ड फॉर इरीगेशन, सिंचाई के लिए उस नदी के पानी का प्रयोग किया जाता था। टैंक्स वर यूज्ड फॉर इरीगेशन इन दोस एरिया विच इट वाज नॉट पॉसिबल टू
टेक द रिवर वाटर, और ऐसे क्षेत्र जहाँ पर नदियों का पानी नहीं पहुँच पाता था वहाँ पर टैंक या तालाबों से सिंचाई की जाती थी। देयर वाज अ टैंक कमेटी विच लुक्ड आफ्टर द इरीगेशन, और इसके लिए एक टैंक कमेटी, ये तालाब या नदियों के जल जहाँ पर नहीं पहुँच पाता था वहाँ पर एक ऐसी समिति बनाई गई जिसे टैंक कमेटी के नाम से जाना जाता था, जो सिंचाई के लिए लोगों को सुविधाएं प्रदान करवाती थी। यह द ब्राह्मण्स वेर गिवन रेंट फ्री लैंड्स नोन एज ब्राह्मदेय, और ब्राह्मणों को वहाँ पर मुफ्त में ज़मीन दी गई जिसे ब्राह्मदेय के नाम से जाना जाता है। सो द ब्राह्मण्स प्लेड एन इम्पोर्टेंट रोल इन एन आर्ग्रियन एक्सप्रेशन इन तमिलनाडु। वहाँ पर अगर देखा जाए सो द ब्राह्मण्स प्लेड एन इम्पोर्टेंट रोल इन आर्गियन एक्सप्रेशन इन तमिलनाडु, इसलिए ब्राह्मणों ने वहाँ पर एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई तमिलनाडु में। द चोला रूलर्स carried out an elaborate survey of land in order to fix the government share of the land revenue। उन्होंने कृषि पर टैक्स लेने के लिए एक समिति बनाई सरकार ने और कुछ निर्धारण तय नियम वहाँ पर लागू कर दिए। बट इन डूइंग सो दे आल्सो केप्ट द इंटरेस्ट ऑफ कल्टीवेशन इन माइंड इन केस ऑफ फेल्यूर ऑफ क्रॉप्स ड्यू टू सम नेचुरल क्लाइमेटी। लेकिन वहाँ पर किसानों को एक विशेष बात का ध्यान भी रखा गया, उन्हें कृषि के लिए ब्याज भी दिया जाता था, और यदि अगर कभी फसल खराब हो जाती थी या प्राकृतिक आपदाएं आ जाती थी तो उन्हें करों में छूट दे दी जाती थी। द लैंड रेवेन्यू लोन एक्सटेंड द कल्टिवेटर्स वेयर आल्सो प्रोवाइड लोन्स टू मीट इमरजेंसीज, और आपातकालीन की स्थिति में उन्हें मुफ्त में या बिना ब्याज के लोन भी दिया जाता था।